नमस्कार। वीडियो की अंत में देखते हैं इतिहास यानी भारतीय इतिहास और इसके अंतर्गत हम मिडल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत को देख रहे हैं। और ये देखें तो प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है और ये बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित नोट्स है जो कि जीएस रोड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। और यह अंक देखें तो अति महत्वपूर्ण या उपयोगी सिद्ध होगा समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी यानी आर ओ री एग्जाम 2023 के लिए, जिसका पीटी एग्जाम यानी पुनर्परीक्षा जो है इसका पीटी एग्जाम 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है। साथ ही यह अंक देखें तो 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी अति महत्वपूर्ण है यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। साथ ही देखें एसपीएससी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है वो 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी इत्यादि के लिए, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीटीपीएससी और एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो माइंड मैप बेस्ड ऑन माइंड मैप जो जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट है, इसमें जो हमने देखा है इसके इंडेक्स अंतर्गत देखें तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, इनके सभी टॉपिक यानी जितने भी टॉपिक है इस पर जो है लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। आप सर्च करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं इस एंशिएंट हिस्ट्री पर आधारित। इसके बाद मध्यकालीन भारत यानी मिडल हिस्ट्री में देखें तो इस पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोडेड हैं विजय साम्राज्य, बमनी राज्य में धार्मिक आंदोलन और साथ ही जो है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं चैनल पर। आज इस लेक्चर में देखेंगे दिल्ली सल्तनत और जो शेष इसके पार्ट है वो इस लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखें इसमें तो जो कल के लेक्चर में हमने समसामयिक घटना चक्र की जो जीएस चित्रात्मक प्रस्तुति है दृष्टि, जिसमें भारतीय इतिहास है, इसको भी हमने कल के लेक्चर में कवर किया था। और यह ध्यान दें कि इसमें जो है यह लेक्चर आपका जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत हम इसको कवर किए थे। इसके अंतर्गत पुनः देखना चाहें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण, अरबों का सिंध पर आक्रमण इत्यादि देख लिया है और ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। यानी मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी इत्यादि को भी हमने देख लिया है कल के लेक्चर में, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध इस चैनल पर। इसके बाद मोहम्मद गौरी को भी हमने देख लिया है और यह बख्तियार खिलजी को भी कल के लेक्चर में हमने महत्वपूर्ण रूप से देखा। आज के लेक्चर में इसमें देखते हैं यानी राजपूतों के हार के कारण को भी हमने देख लिया है और ये सारी जानकारी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश जो है इसके अंतर्गत जितने भी शासक हैं ये चर्चा हमने किया। यानी आज के लेक्चर में से आगे देखेंगे यानी इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे, इल्तुतमिश को देखेंगे और इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें होगी। इसके बाद रजिया सुल्तान भी इसमें शामिल होंगे, बलवन इत्यादि भी होंगे। ये महत्वपूर्ण लेक्चर है। साथ ही इसमें जो है जीएस वर्ड का जो बेस्ड ऑन माइंड मैप है उसके अंतर्गत भी हमने इस लेक्चर को कवर किया है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महमूद गजनी यानी खुरासान शासक को कल लेक्चर में देखा था, महमूद गजनी या गजनी के प्रमुख आक्रमण को देखा, मोहम्मद गौरी को भी देखा, अलबरूनी के बारे में विस्तार चर्चा किया, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो वंश रहे उस पर भी हमने विस्तार चर्चा किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी इस अंक में हमने देख लिया है और इससे आगे जो देखेंगे रजिया सुल्तान, बलबन इत्यादि इल्तुतमिश को भी इस लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। तो इस लेक्चर में ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए इसमें गुलाम वंश या मामलुक वंश जो 1206 से 1290 तक रहा प्रमुख शासक के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका संस्थापक रहा इसको हमने देख लिया है। इसके बाद इल्तुतमिश को देखते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर आधारित जो है वो कल के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। इसमें नोटेड पॉइंट्स है कि हमने देखा गुलाम वंश या ममलूक वंश यानी जो ये है वंश, इसमें जो जितने भी शासक हैं ये स्वतंत्र माता पिता के संतान हैं, इसलिए और एक दूसरे के गुलाम भी रहे हैं। इसमें गुलामों का गुलाम जो है वह शासक इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि देखें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह गुलाम मोहम्मद गौरी का था और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम इल्तुतमिश है, इसलिए गुलामों का गुलाम जो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अक्सर ये एग्जाम पूछा जाता है, यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, तो इसको ध्यान देना इसमें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। तो ये ध्यान दें कि देखें इसका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जो इसका संस्थापक रहा है जो गुलाम वंश या ममलूक वंश, वैसे वास्तविक संस्थापक इसका इल्तुतमिश माना जाता है। आगे हम इसमें देख रहे हैं। तो चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में। तो इसके बारे में देखें तो यह है कि ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, ध्यान देना है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। इसे दफनाया कहाँ गया? लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, यानी इसमें महत्वपूर्ण शासकों के अंतर्गत हम देखें आराम शाह, वह आराम शाह है, यानी ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिससे सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। यानी ये जो है आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश, ये आराम शाह या वह आराम शाह अक्सर कहीं कहीं लिख देता है, तो ये दोनों एक ही हैं, इसमें नोटेड पॉइंट्स है। तो आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में यानी 1 साल बाद यानी 1210 तक तो खुद रहा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1 साल के लिए 8 महीने के लिए मुइजुद्दीन बहराम शाह या इसको आराम शाह भी के नाम से जानते हैं, इसमें ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आराम शाह या बहराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सॉरी, इसमें करेक्शन करते हैं, चूंकि इल्तुतमिश जो है संस्थापक के बाद आता है, तो इसमें जो है
आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन के पहले है, यानी इल्तुतमिश के बाद यह आपका क्रम के हिसाब से देखें तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लें। यह बहराम शाह अलग ही है, यानी जो बहराम शाह अलग है, आराम शाह दूसरा। हालांकि इसमें जो नहीं दिया है, यानी थोड़ा सा इसको जो मुख्य मुख्य जो शासक हैं वही लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड करें तो देखें ऐबक के बाद जो आता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आता है आराम शाह आता है, जो कि 8 महीने तक शासन करता है। इसके बाद इल्तुतमिश आता है मुख्य शासन के अंतर्गत। इल्तुतमिश के बाद जो आता है वह इल्तुतमिश के बाद जो आता है रुकनुद्दीन फिरोज आता है। इसके बाद रजिया सुल्तान, इसके बाद बहराम शाह, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आता है और लास्ट में बहाउद्दीन बलवन आता है। तो इसमें जो यह बहराम शाह लिखा है, यह रजिया सुल्तान के बाद आता है, लेकिन इसमें जो क्रम यह न देकर के इस प्रकार से इसने प्रमुख शासकों को ऐड किया है। इसमें ध्यान दें कि गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। बलवन की बात देखें तो इसमें जो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर आता है, तो इसमें क्रम नहीं है, यह ध्यान देना है। जैसा कि कल के अंक में हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में देखें तो प्रमुख रूप से 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें देखें तो ये 5 वंश रहे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सभी तुर्क थे, जबकि सैयद वंश अरब के थे और लोदी वंश जो था वो अफगानी थे। लोदी वंश का संस्थापक जो इब्राहिम लोदी था, बल्कि बहलो लोदी था, ये सर्वाधिक समय तक यानी लगभग 38 वर्ष तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। यानी बहलो लोदी ने 38 वर्ष तक शासन किया सर्वाधिक समय तक। इसके बाद जो दूसरा सर्वाधिक समय तक शासन किया था वो तुगलक वंश का जो फिरोज तुगलक था, उसने 37 वर्ष तक शासन किया था। और सर्वाधिक समय तक जो वंश शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर वो तुगलक वंश था। ये 78 वर्ष तक जो है तुगलक वंश ने शासन किया था। इसके बाद सबसे कम समय तक देखें तो खिलजी वंश ने जो था, इसमें खिलजी वंश 30 वर्ष तक शासन किया था, जबकि सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 37 वर्ष तक शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं दृष्टिकोण से के अंतर्गत। तो हमने देखा कि ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश से 1211 यानी 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी 8 महीने हैं तो यह 1211 के आसपास है। 1210 इसने नोटेड है, 1210 से 1236 है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, यानी ये जो इल्तुतमिश से वो तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था, यानी जब चौगान खेलते समय ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, उस दौरान जो इल्तुतमिश था वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। यानी इल्तुतमिश ये जो है लाहौर से लाहौर की राजधानी बनाया था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। इल्तुतमिश जो है वह लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोना के निकट करवाया था। इसमें यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने कराया था, तो यही इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोना के निकट करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला जो शासक दिल्ली सल्तनत का था वो इल्तुतमिश था, जो 1229 में ऐसा किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट ऐड कर लेते हैं। तो देखिए चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट यानी चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को, यानी ख्वारिज्म का सम्राट जो था वो जलालुद्दीन था, और ये चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। यानी इल्तुतमिश ने किसको अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, वो ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। कारण यह था कि चंगेज खां से बचने के लिए शरण ले रहा था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालिक शासक को उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। अब इसके नोट्स के अंतर्गत इसको देखते हैं विस्तार से। तो देखें इल्तुतमिश का जो नाम है, नाम का अर्थ क्या है, साम्राज्य का रक्षक। यानी इल्तुतमिश जो नाम है, इस नाम का अर्थ क्या है, तो साम्राज्य का रक्षक है। सुल्तान के पद को वंशानुगत किया, यानी सुल्तान के पद को वंशानुगत कौन किया, तो यही इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रहा। हमने देखा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह, या इसका जो ससुर था वह दिल्ली सल्तनत का जो है संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक यह यानी उसका दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजधानी को यानी दिल्ली राजधानी लाया, यानी लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया। लाहौर राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और यह जो है लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली राजधानी लाया इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार या गवर्नर था। हमने देखा कि ऐबक की जो मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय 1210 में घोड़े से गिरकर हुई थी, उस दौरान यह जो था बदायूं का गवर्नर या सूबेदार था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, लेकिन नींव हमने देखा था कि जो नींव डाला था कुतुब मीनार का वह कुतुबुद्दीन ऐबक डाला था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा करवाया था वह इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। इसके बाद इसमें देखते हैं तो यह है मिनहाज उस सिराज एवं मालिक ताजुद्दीन जैसे दरबारी विद्वान। यानी इल्तुतमिश के दरबार में कौन विद्वान है या संबंधित कौन विद्वान है, तो मिनहाज उस सीरीज था एवं मालिक ताजुद्दीन इसके दरबार के विद्वान थे। और इसमें देखा हमने कि जो है चंगेज खां से बचने के लिए जो
ख्वारिज्म के सम्राट यानी ख्वारिज्म का जो सम्राट था जलालुद्दीन को शरण नहीं दिया था। चंगेज खां से बचने हेतु जो ख्वारिज्म का सम्राट था जलालुद्दीन, इसको अपने यहाँ शरण नहीं दिया था इल्तुतमिश ने। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से अधिकार प्राप्त किया था। यानी हमने देखा था कि 1229 में बगदाद का खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति यानी लीगल स्वीकृति प्राप्त किया था। यह पहला शासक था इल्तुतमिश। ऐबक का दास एवं दामाद था, यानी ये इल्तुतमिश जो है यह ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। अब इसके बाद महत्वपूर्ण कार्य इसके देखते हैं। ये ऐबक के बारे में देखा। महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत पहले ही हमने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा देख लिया था कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य इसको पूरा करवाया था। नींव इसका जो ससुर था कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव इसका डाला था कुतुब मीनार। और इसमें ध्यान देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है यह सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के यानी सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल था, यानी शुद्ध अरबी सिक्के। ध्यान देना कि सबसे पहले इसने सल्तनत काल में सबसे पहले जो शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जिनमें चांदी का टंका कहा जाता था और तांबे का जो था वो जीतल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली चलाई, यानी इक्ता प्रणाली की शुरुआत यहीं इल्तुतमिश ने किया। इसके बाद देखें तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। यानी 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन बनाया था उसे तुर्क ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। यह क्या था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। इसके बाद सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, यानी इसने सर्वप्रथम जो है दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इसके महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत है बदायूं में होज शमसी, जोधपुर में आंतरिक कर का दरवाजा का निर्माण कराया। यानी इसके निर्माण कार्यों के अंतर्गत देखें तो बदायूं में, चूंकि ये ध्यान दें कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो ये बदायूं का गवर्नर था, तो बदायूं में होज शमसी और जोधपुर में अंतरिकन का दरवाजा का निर्माण कराया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी यहीं बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कौन बनाया? इल्तुतमिश बनाया। इसके महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत ये वेरी महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इसी को है। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देखें तो इसके स्थापत्य कला के अंतर्गत सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इसने। इसके अलावा बदायूं में देखें तो होज शमसी और जोधपुर में अंतरिकन का दरवाजा का निर्माण भी इसी ने किया। अब इसमें देखते हैं तो यह ध्यान दें कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, यानी इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? वो 1236 में होती है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु, यानी अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। इसके अलखानी शासक उसकी माँ, यानी इसकी माँ जो थी शाह तुर्कान छाई रही, यानी इसकी माँ या यूँ कहें इल्तुतमिश की पत्नी जो है तुर्कान छाई रही इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। यानी रजिया सुल्तान जो सल्तनत काल में यह देखें तो पहली महिला शासक बनी थी। तो शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर, यानी जो रुकनुद्दीन फिरोज थे उसकी माँ थी या इल्तुतमिश की जो पत्नी थी वह शाह तुर्कान थे, कि अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा करके, रुकनुद्दीन जो फिरोज था उसको हटा करके रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। इसमें ध्यान देना है कि रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा यानी काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बाराम शाह को बैठाया। इसके नोट्स को पहले देख लेते हैं। तो रजिया सुल्तान, इसका समय देखें 1236 से 1240, यानी इसमें जो समय देखा जाए तो यह 1236 जो आपका है। इल्तुतमिश की मृत्यु का समय 1236 है। हालांकि इल्तुतमिश के जस्ट बाद ये नहीं बनी थी। इसके बाद उसका जो पुत्र इल्तुतमिश का था रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था। लेकिन 1236 में ही ये रजिया सुल्तान पुनः जो देखें, यानी पुनः क्या बल्कि इसी को बनाया गया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236-1240 4 साल के लिए इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी। अल्तुनिया से शादी की, यानी इसने अल्तुनिया से शादी की। यानी इसमें देखें तो रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। यानी इसकी हत्या देखें तो कब की गई? 1240 का समय 1240 डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासका रजिया सुल्तान थे। और इसके बारे में देखें तो यह है कि मलिक याकूत को अमीर ए अखूर नियुक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी पूछा सकता है कि अमीर ए अखूर किसने नियुक्त किया था? तो यहीं रजिया सुल्तान नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया था? तो मलिक याकूत को किया था। और अमीर ए अखूर का मतलब हमने देखा था घोड़े का सरदार, यानी घोड़े का सरदार इसका मतलब होता है। मलिक याकूत को नियुक्त किया। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत, यानी इसका पूरा नाम जो है मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर का मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट इसके कार्यों में। इसके बाद देखते हैं बहराम शाह को देखते हैं। तो ध्यान दें कि यह बहराम शाह जो है, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या, यानी यह जो है रजिया के खिलाफ विद्रोह में शामिल था। तो बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 ईस्वी में बना। यानी इसमें देख सकते हैं कि नायब ए ममालिकात पद का सृजन इसने किया था।
यानी यह बहराम शाह जो है इसने नायब या नायब ए ममालिकात पद का सृजन किया। हालांकि ये बहुत उतना महत्वपूर्ण लेकिन इसके कार्य महत्वपूर्ण है एक दो कि यह नायब या नायब ए ममालिकात पद का सृजन किसने किया था? यह बहराम शाह ने किया था। अभी हमने इसमें देखा कि जो है बहराम शाह के बाद दिल्ली का जो सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 ईस्वी में बना था, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा करके नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। यानी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह यानी यही है जसरुद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा करके नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद को जो है सुल्तान उसने बनाया। किसने बनाया? बलबन ने बनाया षड्यंत्र के द्वारा 1246 में। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। इसके साथ बलबन ने अपना जो है पुत्री का विवाह कराया था, अर्थात इसको दामाद बना लिया। इसी को षड्यंत्र द्वारा जो है गद्दी पर बैठाया था। बलबन का वास्तविक नाम यानी जो बलबन है इसका वास्तविक नाम देखें तो बहाउद्दीन था, वो इल्तुतमिश का गुलाम था। यानी बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था। अब इसके बलबन के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं इस नोट के माध्यम से, फिर आगे इसमें। यानी बलबन के बारे में देखें तो बलबन का वास्तविक नाम हमने देखा कि बहाउद्दीन जो है वास्तविक नाम बलबन का नाम था बहाउद्दीन, वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। यानी जो देखें इल्तुतमिश ने जो 40 गुलामों का दल बनाया था। इल्तुतमिश ने जो 40 गुलामों का दल बनाया था उसका नाम जो था तुर्कान ए चिहलगानी था। उसका दमन यानी 40 चालीसा का दमन इसने बलबन किया, चालीसा का दमन किया, या यूँ कह सकते हैं कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। और इसका वास्तविक नाम देखिए, और इल्तुतमिश का एक गुलाम था, इल्तुतमिश का दास था। इसके बाद इसमें देखें इसके महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत देखें तो नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन महमूद को इसने उलूग खां की उपाधि दी। यानी नासिरुद्दीन महमूद वही है जिसको षड्यंत्र के माध्यम से 1246 ईस्वी में बलबन ने गद्दी पर बैठाया था। किसको हटा करके? अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा करके इसको बनाया था, और इसी से अपनी पुत्री का विवाह किया था। अर्थात जो इसका दामाद था उसी को इसने उलूग खां की उपाधि दी थी बलबन ने। इसके हमने देखा 40 दमन किया था, यानी 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था तुराक ए चिहलगामी, इसका विनाश या दमन किया। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग की स्थापना जो है यही बलबन ने किया। इसने सुल्तान को ईश्वर की छाया माना। यानी बलबन ने सुल्तान को जो है ईश्वर की छाया माना। रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई? यही बलबन ने अपनाई। पाबोस सिजदा का प्रचलन यही बलबन ने किया। यानी इसमें इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ऐड करें तो ध्यान दें कि यह बलबन जो 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से, इसका वास्तविक नाम तो यह बहाउद्दीन है, लेकिन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। अक्सर यहाँ पूछा जाता है, तो यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। जबकि हमने देखा था कि जो इल्तुतमिश था वह जो है चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज़म के सम्राट जलालुद्दीन को शरण नहीं दिया था इल्तुतमिश ने, और इसने क्या किया? मंगोलों से आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। कौन? बलबन, जो उसका गुलाम था इल्तुतमिश का। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन की थी। यानी सिजदा और पैबोस जो ये प्रथा है इसको राज दरबार में शुरू किसने किया था? यही बलबन ने किया था, ये प्रथा की शुरुआत किया था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। यानी नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने करवाया था? यही बलबन ने कराया था, जो फारसी रीति रिवाज पर आधारित थे। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर यह रक्त और लौ की नीति है क्या? तो ये अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। उलूग खां की उपाधि जो इसका दामाद था, जो से पूर्व ही इसने षड्यंत्र के माध्यम से बनाया था शासक, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह ने जो बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, हमने नसीरुद्दीन महमूद को ही जो है उपाधि को ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। तो ध्यान देना है कि उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी? बलबन को दी गई थी, और दिया कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। ये वही है जिसको षड्यंत्र के माध्यम से 1246 में इसने सत्ता पर बैठाया था और इससे अपनी पुत्री का विवाह करके इसको दामाद बनाया था। इसी ने जो उलूग खां की उपाधि बलबन को दिया था। इसमें नोटेड है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि, यानी इसके दरबार में देखें तो फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे एवं अमीर हसन रहते थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक हमने देख लिया था शमसुद्दीन कायमवर्ष जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक साबित हुआ था। इसको समसामयिक घटना चक्र का जो चित्रात्मक प्रस्तुति उसके माध्यम से भी इसी टॉपिक को कवर करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं हमने, इसमें देखा कि ये गुलाम वंश रहा, और यहाँ पर हालांकि जो हमने उसमें थोड़ा सा जो क्रम नहीं दिया था, यहाँ क्रम इसका दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को देख सकते हैं। इसके बाद आराम शाह यह समय, इसके बाद इल्तुतमिश आता है, फिर हुक्मुद्दीन फिरोज आता है, फिर रजिया सुल्तान आते हैं, फिर से मुइनुद्दीन बाराम शाह आते हैं, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं, इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आते हैं, इसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है, इसके बाद कैकबाद आता है। लास्ट में क्यूमर्स जो इसका है गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। तो कुल मिलाकर ये देख सकते हैं इतने शासक है गुलाम वंश में। यानी कुल मिलाकर 11 शासकों ने शासन किया है, छोटे बड़े समय कुल मिलाकर के जो है देखें तो 11 शासकों ने शासन किया है गुलाम वंश में।
इसमें सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले सुल्तानों को देखें तो ये आपके गयासुद्दीन बलबन ने देखें तो लगभग 20 साल तक शासन किया। इसके बाद उससे पूर्व नसरुद्दीन महमूद जो उसका दामाद था, इसने भी लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले सुल्तान रहे गुलाम वंश में। और सबसे कम समय वाले हम देखें तो रुकनुद्दीन फिरोज शामिल है। इसके बाद क्यूमर्स इत्यादि जो हैं ये सबसे कम समय वाले शासकों या सुल्तानों में शामिल हैं। चलिए देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि माइंड मैप जो था उसके आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने देख लिया, लेकिन इसके माध्यम से भी देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 का समय रहा। इसको देखें, इसकी उपाधियां क्या थी? कुरान ख्वां, यानी इसकी उपाधि क्या धारण की थी? कुरान ख्वां। सुरील स्वर में कुरान पाठ करने के कारण लाख बख्श की उपाधि इसने धारण की। अधिक दान करने के कारण मिला नया नाम, यानी लाखों का दान करने के कारण इसको लाख बख्श के आगे अधिक दान करने के कारण इसको यह नाम मिला था। और कुरान ख्वां नाम इसका मिला था सुरील स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की दो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। इसके अलावा देखें तो ऐबक के समकालीन विद्वान, यानी ऐबक के समय समकालीन विद्वान कौन थे? ऐबक के समकालीन विद्वान के अंदर ऐबक के समय के इतिहासकार हसन निजामी, इसने लिखा है ताज उल मासिर की रचना की है। फख्र ए मुदबिर, इसने सजरा ए अम्बस की रचना किया है। यानी इसके ऐबक के समय के इतिहासकार या समकालीन विद्वान ये दोनों रहे। इसके बारे में परिचय देखें, यानी इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इसका इंट्रोडक्शन यह कि गुलाम वंश का प्रथम शासक ये रहा। गुलाम वंश या ममलूक वंश का प्रथम शासक रहा। तुर्क जनजाति से संबंध ये रहा। आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज किया, इसने आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज किया। मलिक और सिप सालार की पदवी के साथ शासन किया। मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान के में घोड़े से गिर कर हुई। तो परिचय के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रारंभिक जीवन इसका देखें तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में इसको खरीदा गया। गजनी में गोरी द्वारा क्रय इसको किया गया। गोरी द्वारा अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत किया गया, यानी गोरी द्वारा इसको अमीर ए आखूर, यानी अमीर ए आखूर का मतलब हमने देखा था कि यह जो है इसका मतलब अमीर ए आखूर का मतलब घोड़े का सरदार होता है, जो कि रजिया सुल्तान देखें तो इसके महत्वपूर्ण कार्य में था कि इसने जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर की नियुक्त किया था रजिया सुल्तान। तो यह गोरी द्वारा अमीर ए आखूर के पद पर इसको प्रोन्नत किया गया था, जो कि यह गजनी द्वारा क्रय किया खरीदा गया था। गजनी का गुलाम था। हालांकि पहले इसको जो खरीदा देखें तो अजीब कूफी द्वारा इसको खरीदा गया था, यानी इसका पहला मालिक जो था अजीज कूफी था। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देखें तो इसका राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में किया गया। जून 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु की लगभग 3 वर्ष बाद इसने अपने राज्याभिषेक किया। राजधानी लाहौर इसने बनाया। मुक्ति पत्र 1208 ईस्वी में, यानी इसने मुक्ति पत्र किससे लिया था? बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति लिया था 1229 में। तो इसने मुक्ति पत्र लिया। 1208 ईस्वी गोरी के उत्तराधिकारी गौर सुल्तान गयासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता से मुक्ति इसने प्राप्त किया। और कौन दिया था इसको? हालांकि दास्ता से मुक्ति तो इसने सुल्तान गयासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता से मुक्त हुआ और इसको मुक्त किया था बगदाद के खलीफा ने इसको वैधानिक स्वीकृति दिया था। इसके बाद इसके स्थापत्य कला निर्माण कार्य को देख सकते हैं। निर्माण कार्य इसका देखें तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया अर्थात नींव डाली। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके स्थापत्य कला निर्माण कार्य के अंतर्गत। और हमने देखा कि इसकी मृत्यु जो आपकी है वो चौगान खेलते समय घोड़े सिर के 1210 में हुई थी। और इसको जो दफनाया गया था वो लाहौर में दफनाया गया था, यानी इसका दफनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में। इसकी मृत्यु जो हुई थी वह 1210 में हुई थी और इसको लाहौर में दफनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब इसके बाद देखते हैं तो यह इल्तुतमिश आता है, यानी ऐबक के उपरांत आराम शाह थोड़े समय की गद्दी बैठा, लेकिन इल्तुतमिश उसे हटा दिया। इल्तुतमिश का समय देखें तो यह यानी थोड़े समय मतलब 8 महीने के लिए बैठा था आराम शाह। इल्तुतमिश का 1211 से 1236 का समय है। तो खलीफा से प्राप्त अधिकार, यानी खलीफा से प्राप्त अधिकार यहाँ पर यह रहा। इल्तुतमिश के परिचय को सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो परिचय देख सकते हैं यह है कि इलवरी जनजाति से संबंधित तुर्की इल्तुतमिश था। अन्य नाम इसका गुलाम का गुलाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलाम का गुलाम जो इल्तुतमिश को कहा जाता है। बदायूं का सूबेदार सुल्तान बनने से पूर्व, यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, यानी इसके मालिक की मृत्यु हुई थी, तो ये बदायूं का सूबेदार या गवर्नर था और सुल्तान बनने से पूर्व भी बदायूं का सूबेदार था। गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त कर दिया गया था इसको, इल्तुतमिश को। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका इल्तुतमिश जो है प्रशासन के बारे में, इसके बारे में देखें तो प्रशासन यह रहा। चहलगानी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यानी तुर्कान ए चहलगानी, यानी 40 सरदारों का गुट, यानी 40 जो है गुलाम सरदारों का गुट संगठन था। तो चहलगानी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? यह प्रशासन के अंदर इल्तुतमिश ने किया। सिक्के देखें तो इसने सल्तनत कालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ध्यान देना, शुद्ध या सर्वप्रथम भी शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ इसने किया इल्तुतमिश ने। टंका जो था चांदी के सिक्कों को टंका कहते थे और जीतल जो है तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। अब इसके बाद देखें तो खलीफा से प्राप्त अधिकार को अंतर्गत हमने देख लिया था कि सुल्तान के पद की स्वीकृति किसको मिली? सुल्तान ने आजम की उपाधि धारण की और 1229 ईस्वी में खिलअत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 1229 ईस्वी का मतलब यही जो है इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो खिलअत प्रमाण प्राप्त किया था बगदाद के खलीफा से। इसके बाद देखें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यही इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश प्रथम वैध सुल्तान था। इसके बाद देखें एकता प्रणाली, क्षेत्रों का एकता विभाजन या एकता प्रणाली की जो शुरुआत की थी वह इल्तुतमिश ने किया था, यानी क्षेत्रों का विभाजन, क्षेत्रों का एकता में विभाजन इसने किया था इल्तुतमिश।
इसके बाद देखें तो इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखें तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन था। चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया था। यानी चंगेज खां से हमने देखा, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपनी यहाँ शरण नहीं दी थी, तो यह चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया था और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था यहीं इल्तुतमिश, जिसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसके बाद रजिया सुल्तान को देख लेते हैं। यहाँ देखिए मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान रही। 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। राज की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। राज की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया रजिया सुल्तान ने। सत्ता युद्ध करने में तुर्कों का हाथ रहा, यानी सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ रहा। अब इसमें जल्दी से हम देख लेते हैं बलबन के बारे में, जिसमें माइंड मैप से हमने देखा था, तो बलबन के बारे में जल्दी से देखें इसमें। तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था इसको। इलबरी तुर्क से संबंध था ये परिचय के अंतर्गत हम देख रहे हैं। 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान रहा, यानी लगभग 20 वर्षों तक रहा। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने खरीदा था इसको। गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा था इसको, यानी गजनी में बसरा के ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी ने खरीदा था इसको, और जबकि इल्तुतमिश ने खरीदा था ग्वालियर विजय के पश्चात इसको इससे खरीद लिया था। और यह देखें तो आपका जो है उपनाम बलबन खुर्द कनिष्ठ बलबन, वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। उपाधियां उसने उलूग खां जो इसका दामाद गयासुद्दीन ने इसको दिया था। 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया, 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया, यानी कहने का आशय हुआ कि गजनी से बसरा ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी ने खरीदने के बाद 1232 में दिल्ली लाया और 1233 में ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने खरीद दिया था। अब इसमें परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो जानकारी उसको देखें। चंगेज खां का वास्तविक नाम, यानी चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम था, अक्सर एग्जाम पूछता है, तेमुजिन या तेमुचिन, यानी ये चंगेज खां का नाम है तेमुजिन या तेमुचिन। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान था इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पुत्री का विवाह किया था इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवाज के स्थान पर बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा थी, रावी नदी थी। यानी देखें जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें 5 नदियां उसकी सहायक है सिंधु की, और उसमें जो मुख्य नदी 5 नदियों में उसमें चिनाब है। तो सिंधु के नीचे झेलम है, झेलम के नीचे चिनाब है, चिनाब के नीचे रावी है, रावी के नीचे सतलज, और सतलज की जो सहायक ब्यास है। हालांकि इसमें हम भूगोल में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है सब जानकारी भूगोल संबंधी, उसको आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो यह रावी नदी रहा, यानी 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों की सीमा यह रावी नदी थी। तो बलबन के बारे में थोड़ी जानकारी और इसमें देखें तो इसने नौरोज त्यौहार मनाने की प्रथा प्रारंभ किया। यानी हमने देखा था कि जो नौरोज त्यौहार है, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। यह फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज है। सेना मंत्री देखें तो इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त किया इसने। दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने कराया। खसदार का पद प्राप्त इल्तुतमिश से इसने पद प्राप्त किया था, खसदार का। इसके बाद नोट में यह कि 1249 ईस्वी में पुत्री जुहैदा का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से करवाया था, जिसने इसको उपाधि उलूग खां की दी थी। आमिर ए शिकार रजिया से प्राप्त किया था। आमिर ए आखोर इसको बराम शाह ने दिया था, यानी यह जो है अमीर आखोर को घोड़े का सरदार ने किया था। नायब ए मलकियाब जिसको नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, यानी जो इसका दामाद था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्व सिद्धांत बलबन क्या रहे थे, रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति का मतलब हमने देखा था कि अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त इसने बनाया या माना। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक, सिजदा और पैबोस की रीतियां प्रारंभ किया, यानी राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था।